तो आज के शो में हमारा फोकस होगा जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमैट डाका के असर पर। जी बिजनेस की मुहिम के बाद अब सेबी ने डीमैट अकाउंट को लेकर नए नियम जारी किए हैं। क्या है ये नियम, इससे कैसे सुरक्षित हो जाएगा आपका डीमैट खाता, इसकी करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही हमारा फोकस होगा एयरलाइंस के मिसमैनेजमेंट पर। आखिर फ्लाइट्स की देरी को लेकर एयरलाइंस यात्रियों को सही जानकारी क्यों नहीं दे रही है, महंगा टिकट खरीदने के बावजूद पैसेंजर्स के लिए इतनी मुश्किल क्यों है, इसका विश्लेषण भी होगा। साथ ही आज बात करेंगे डीप फेक से जुड़े खतरों के बारे में, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं। आखिर क्या है डीप फेक और इसका कैसे हो रहा है गलत इस्तेमाल, इस पर भी होगी बात। और आज की हमारी कवर स्टोरी में बात करेंगे आईएमएफ की उस रिपोर्ट की जिसमें एआई को नौकरियों के लिए खतरा बताया गया है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से किस वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा रहेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका होगा आपसे थोड़ी ही देर में 360 डिग्री विश्लेषण। और आप भी हमारी चर्चा में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा जो आज का पोल है उसमें हमने सवाल पूछा है कि क्या सच में एआई नौकरियों के लिए बड़ा खतरा है। आप भी जी बिजनेस के x.com के अकाउंट पर अपनी राय दे सकते हैं, हाँ या नहीं में। ए हाँ के लिए, बी नहीं के लिए, और अपना जवाब दे दीजिए, लॉक कर लीजिए। और साथ ही अपनी राय भी आप दे सकते हैं। जिन दर्शकों की राय हमारे पास आएगी हम शो के दौरान उसे शामिल करेंगे। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है और जी बिजनेस ने बाकायदा एक मुहिम चलाई है एयरलाइंस के मिसमैनेजमेंट को लेकर। और ये खबर लगातार प्रमुखता से हमारा चैनल दिखा रहा है और जिसका अब हुआ है बड़ा असर। डीजीसीए ने कहा है कि यात्रियों को अब ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस और वेबसाइट पर वास्तविक देरी की सूचना देनी पड़ेगी। यही नहीं, ऐसी उड़ानें जिनके 3 घंटे से अधिक देरी से उड़ने की संभावना है उन्हें रद्द करना होगा ताकि एयरपोर्ट और वेटिंग एरिया में कंजेशन ना हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे से। अमरीश, जी बिजनेस ने जोर शोर से इस मुहिम को उठाया, एक बड़ा असर हम देख पा रहे हैं इस पूरी खबर का। इस खबर के असर में क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं? देखिए स्वाति, पिछले 2 दिनों हमने देखा था कि लगातार जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे थे। हवाई जहाज के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर कंजेशन लगातार बढ़ रहा था। जो मनमानी थी एयरलाइंस की वो ये थी कि वो सही जानकारी तक मुहैया नहीं करा पा रहे थे पैसेंजर्स को, और जिससे कि पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर भी, एयरपोर्ट एरिया में भी, एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में भी, और यहाँ तक कि अपने घर से निकलने के दौरान भी परेशान हो रहे थे। क्योंकि ये पूरी कवायद, ये फॉग के दौरान अपने घर से दिल्ली जैसे मौसम में बाहर निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचना, उसके बाद आपको जानकारी मिले कि आपकी फ्लाइट जो है 4 घंटे लेट है या 5 घंटे लेट है, या आज की फ्लाइट रद्द हो गई है, अगले दिन की फ्लाइट जाएगी, एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। और एयरलाइंस की इस मनमानी को लेकर जी बिजनेस ने सुबह से एक मुहिम चला रखी थी, जिसको लेकर एविएशन मंत्री ने कहा था कि डीजीसीए जल्द ही एयरलाइंस के लिए एसओपी जारी करेगा। डीजीसीए ने वो एसओपी जारी कर दी, जिसमें 2 बातें बेहद अहम है। वो ये है कि पहली बात, अगर एयरलाइंस की कोई भी फ्लाइट देरी से चल रही है तो उसकी सूचना ग्राहक को देनी पड़ेगी, आपकी वेबसाइट के जरिए, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, यहाँ तक कि जिस भी तरीके के एआई प्लेटफॉर्म या फिर सूचना के प्लेटफॉर्म से, उन सब के जरिए ग्राहक तक ये जानकारी पहुंचानी होगी कि फ्लाइट कितनी देरी से उड़ रही है। इसके अलावा देरी के दौरान जो यात्री अगर एयरपोर्ट पे है तो उनको डिस्प्ले बोर्ड के जरिए भी जानकारी देनी होगी कि अगली उड़ान कितने समय में आएगी और वो वापस कितने समय में उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, ताकि कंजेशन और परेशानी एयरपोर्ट पर न हो। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी उड़ान है जो कि 3 घंटे से ज्यादा देर होने की जिसकी संभावना है, जो कि आगे कंटिन्यू होकर और ज्यादा लंबी हो सकती है, डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी तमाम उड़ानों को वो उस दिन के लिए रद्द करें और इसकी जानकारी पर्याप्त समय रहते ग्राहक को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो अगली प्लानिंग अपनी कर सके। अगर रेशेड्यूल का ऑप्शन आप उसको दे रहे हैं तो उस रेशेड्यूलिंग के ऑप्शन में उसको जानकारी जो है कम से कम इतने समय पहले दी जानी चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर आके परेशान न हो या फिर अपनी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट खुद कर सके। इसके साथ जो सबसे बड़ी परेशानी हमने देखी थी कि एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, जो स्टाफ है उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती थी। उसके लिए डीजीसी ने साफ कहा है कि सभी स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देनी होगी कि कितनी देरी से विमान आ रहा है इसकी जानकारी वो देंगे, अगर देरी हो रही है तो इसके लिए क्या कंपनसेशन यात्री को दिया जा सकता है उसकी पूरी इनके पास जानकारी हो। अगर कंपनसेशन वो दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो और जो स्कीम में है, जो ऑफर में है एयरलाइंस की तरफ से, वो सारी जानकारी पुख्ता तरीके से हो और जो उन्होंने ऑफर कर दिया है वो सब कुछ ग्राहक को उसी तरीके से मिले। ये सब कुछ सुनिश्चित करना भी उस एयरलाइंस के स्टाफ का ही जिम्मेदारी बनती है, तो इसकी पूरी ट्रेनिंग भी स्टाफ को देनी होगी। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जी बिजनेस ने जो मुद्दा उठाया था उसको अंजाम तक पहुंचाया है और डीजीसीए ने जी बिजनेस की आवाज के साथ सुर में सुर मिलाते हुए साफ कहा है कि एयरलाइंस को ये एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सीएआर, जो नया सीएआर जारी हुआ है, इसका नहीं पालन करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। स्वाति, वाकई जितने भी पैसेंजर्स हैं जो कि फ्लाइट की देरी की वजह से परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है और जी बिजनेस ने जोर शोर से इस खबर को उठाया था, जिसका एक बड़ा असर हमें देखने को मिला है। उसकी पूरी जानकारी देने के लिए अमरीश, धन्यवाद आपका करेंगे। और आइए अब देख लेते हैं वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की बोक्सा, छत्तीसगढ़ की कमार कोरबा, एमपी की बैगा भील और राजस्थान की सहारिया जनजाति के लोगों से संवाद किया। पीएम ने अति पिछड़ा जनजातीय समूह के 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त भी जारी की। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोशिश है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, क्योंकि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचेगा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर लखनऊ में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। मायावती ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है, जबकि दूसरे दलों को इसका फायदा पहुंचता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर सपा प्रमुख ने जिस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदला है, उससे बहुजन लोगों को सावधान रहना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल ने आज सुबह इम्फाल वेस्ट के सेकमई से यात्रा शुरू की और रात में नागालैंड पहुंचे। कल ही मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत हुई थी। शुरुआती 2 दिन में यात्रा 257 किलोमीटर का सफर कर 5 जिलों को कवर कर चुकी है। 66 दिनों तक चलने वाली भारत न्याय यात्रा जो है वो देश के 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता वाली याचिकाओं को स्पीकर राहुल नरवेकर ने खारिज कर दिया था। नरवेकर ने इस दौरान कहा था कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका था। गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या के मामले में जेल में बंद महिला सूचना सेठ की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी गई है। गोवा पुलिस की मांग पर पणजी की कोर्ट ने महिला की कस्टडी बढ़ाई है। पुलिस ने हत्या के मामले को सिलसिलेवार समझने और ज्यादा सबूत जुटाने के लिए ये कस्टडी मांगी है। इससे पहले 13 जनवरी को पुलिस स्टेशन में सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन का आमना सामना हुआ। पुलिस ने दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। 15 मिनट की पूछताछ में पति पत्नी के बीच जमकर बहस हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी पुस्तक प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स पीएम मोदी को भेंट की।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो शेयर कर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वो हमेशा की तरह मेरे प्रति दयालु थे और बाबा के प्रति उनका सम्मान कम नहीं हुआ। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि उनके पिता ने एक बार उनसे कहा था कि राहुल गांधी सवाल तो बहुत करते हैं लेकिन उनमें परिपक्वता की कमी है। दिल्ली नगर निगम के विशेष सत्र में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी पार्षद सदन के बीचों बीच आ गए और महापौर शैली ओबेरॉय की मेज पर चढ़ गए। पार्षदों ने कागजात फाड़ दिए। आपको बताएं कि ये सत्र तब तक सदन में स्थायी समिति की शक्तियों को निहित करने के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने सत्तारूढ़ आप की आलोचना करते हुए कहा कि स्थायी समिति की शक्तियां सदन को सौंपना अमान्य और असंवैधानिक होगा। यह सत्र स्थायी समिति की शक्तियों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले पोंगल उत्सव के दौरान जल्लीकट्टू के पहले दिन 45 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को इलाज के लिए मदुरई के राजाजी अस्पताल में रेफर किया गया है। अवनियापुरम में चल रहे जल्लीकट्टू में लगभग 1000 सांडों और 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अवनियापुरम जल्लीकट्टू उत्सव में एक कार दी जाएगी। इस बार केवल पास वाले बैल मालिकों, काबू पाने वालों को ही अवनियापुरम जल्लीकट्टू में प्रवेश की अनुमति दी गई है। अवनियापुरम के बाद 16 जनवरी को पलामेडु और 17 जनवरी को अलंगनल्लूर में जल्लीकट्टू 2 का खेल होगा। और देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा जाएगा? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दुनिया भर में कई लोग एआई की पैरवी करते हैं तो कई ये मानते हैं कि एआई एक बेहतरीन इनोवेशन होने के अलावा अपने साथ कई खतरे भी लेकर आ रहा है। अब इन सवालों के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि एआई दुनिया भर की 40% नौकरियों पर असर डालेगा, यानी कई लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। आज हम आईएमएफ की इस रिपोर्ट का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, जानेंगे दुनिया के साथ साथ भारत में नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारनामे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। एआई मुश्किल से मुश्किल काम को चंद सेकंड में पूरा कर लेता है। कहा जा रहा है कि तकनीक की ओर जाती हुई दुनिया में एआई एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। एआई को लेकर दुनिया भर में लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग इसकी पैरवी करते हैं तो कई लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतरीन इनोवेशन के अलावा अपने साथ कई खतरे भी लेकर आ रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की 40% नौकरियों पर असर डालेगा। यही नहीं, सबसे ज्यादा असर विकसित देशों पर होगा। उभरती हुई और कम कमाई वाले देशों पर इसका असर थोड़ा कम होगा। आईएमएफ के मुताबिक ज्यादातर परिस्थितियों में एआई पूरी दुनिया की असमानता को बदतर बना देगा। ऐसे में पॉलिसी मेकर्स को इस तरह के परेशान करने वाली नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि टेक्नोलॉजी से लोगों की नौकरियां खतरे में ना पड़े। ऐसे में देशों को कमजोर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और उनके लिए रीट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा। जो विकसित देश है वहीं इससे 60% नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाले देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। आईएमएफ के मुताबिक आने वाले समय में एआई के जरिए उन कामों को भी किया जा सकेगा जिसे करने के लिए हमेशा एक कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। इससे कर्मचारियों की मांग कम होगी। इसके अलावा सैलरी भी प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि नौकरियां भी जा सकती हैं। हालांकि आईएमएफ का अनुमान है कि एआई टेक्नोलॉजी कम आय वाले देशों में केवल 26% नौकरियों को प्रभावित करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों के पास एआई का फायदा उठाने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, जिससे ये जोखिम बढ़ गया है कि समय के साथ ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर के देशों के बीच में असमानता को बढ़ा सकती है। आईएमएफ के मुताबिक कम आय वाले और अधिक उम्र वाले कर्मचारी पीछे रह सकते हैं।
ऐसे में देशों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना होगा ताकि कमजोर कर्मचारियों की नौकरी बचाई जा सके और असमानता पर रोक लगाई जा सके। अगर कमजोर कर्मचारी एआई के जरिए काम करने लगेंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों की नौकरियां भी बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आने वाले समय में ये नौकरियां खाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वरदान है या फिर अभिशाप? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। अमित दुबे एआई एक्सपर्ट हैं और साथ ही सोनिका एरन, मैनेजिंग पार्टनर मार्चिंग शीप एचआर कंसल्टेंसी। बहुत स्वागत करते हैं दोनों एक्सपर्ट्स का, क्योंकि जब कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है हम कहते हैं कि बून है कि बेन, यानी वरदान है कि अभिशाप है। इसलिए दोनों ही पक्षों को जानना समझना जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ा सा चिंता में भी डालती है और शायद एक वे फॉरवर्ड भी बताती है, मतलब कि आने वाले समय में हमें तैयारी क्या करनी होगी। तो एक आने वाली तैयारी के बारे में भी एक संकेत देती है। मैं अमित सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ एज एन एआई एक्सपर्ट, बहुत ही सिंपल जो लोग समझना चाहते हैं कि क्या फायदा है एआई का आजकल की टाइम में, जब हम बात करते हैं कि नौकरियों को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स आने चाहिए, युवा लोग आने चाहिए, उनके लिए क्या जो आयाम है वो आजकल के समय में बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो जैसा कि अभी एक करंट रिपोर्ट आई, इससे पहले एक और भी रिपोर्ट्स आई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी जिसमें करीब 85 मिलियन जॉब्स नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में चली जाएंगी, ये बताया गया था। एक और रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 100 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो 15 मिलियन के करीब गैप है। 85 मिलियन तो जाएंगी, 100 मिलियन नहीं भी आएंगी। अब कैसी जॉब्स जाने वाली हैं, कैसी जॉब्स आने वाली हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में ऐसी कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जो शायद बहुत यूनिक रिजल्ट नहीं देगा यदि डिफरेंट लोग उसको करेंगे। ऐसी जॉब्स तो डेफिनेटली जाएंगी। टेली मार्केटिंग है, सपोर्ट स्टाफ वाले हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेरी है और एक आंसर है और उसमें कोई इनपुट व्यक्ति का अपना नहीं लगा। ऐसी डेफिनेटली ये सारी जॉब्स खतरे के निशान पर हैं और बहुत सारे ऑटोमेशन ऑलरेडी हो रहा है। मार्केटिंग जो थी वो भी ऑटोमेशन मोड में चली गई है, लेकिन कई सारी ऐसी जॉब है जहां पर एक ह्यूमन ब्रेन का बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है और वो शायद पूरी तरीके से अभी रिप्लेस नहीं होगा। और जैसा कि कहा गया है कि जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 26% जॉब्स पर है, लेकिन ये 26% जॉब ह्यूज है। आप मान के चलिए 85 मिलियन लोगों को खतरा है वर्ल्ड वाइड सीधे सीधे, तो एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो बेरोजगार हो जाता है और उसको तुरंत अपस्किल करना पड़ेगा। अपस्किल नहीं करेंगे तो जो 100 मिलियन नई जॉब है वो उनको नहीं मिलेगी, वो किसी और के हाथ में चली जाएंगी। तो एक गैप डेफिनेटली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि होगा। ऑलरेडी इसके जो सिम्टम्स है दिखने लगे हैं। कई सारी कंपनीज ने सपोर्ट स्टाफ अपना कम कर दिया है, कई सारे जो कंटेंट राइटिंग स्टाफ थे वो कम कर दिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स उसके बाद उनको एफिशिएंसी में मिला क्योंकि उनको प्रॉफिट बढ़ गया उनका। तो ये तो इम्पैक्ट दिख ही रहा है, जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था 2 क्वार्टर पहले, वो अब इस क्वार्टर में दिखने लगा है। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये डिसीजंस ले रही हैं क्योंकि इनके पास जो स्केल है वो बहुत बड़ा था और उस स्केल में जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो रिजल्ट्स तुरंत दिखने लगते हैं। जो 5, 10, 15 लोगों का स्टाफ है वहां इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, पर जहां पर 1.5 लाख लोगों का फौज होता है और वहां पर आप सीधे एआई यूज करते हैं तो सीधे प्रॉफिट में डिफरेंस दिखता है। और उस वजह से मेरे ख्याल से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं कि 8,000, 10,000, 20,000 लोग तक कंपनियों से निकाले गए हैं। तो जिस तरह की, जैसे मैं बात कर रहा था कि जो जॉब्स जाएंगी और आएंगी उसमें अलग अलग डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। जाने वाली सपोर्ट स्टाफ या कंटेंट राइटिंग या मार्केटिंग की जॉब्स जो है उसमें चैलेंज है। लेकिन ऐसी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं अभी भी मानता हूं कि एक जॉब रहेगी और सॉफ्टवेयर डेवलपर को सीधे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मैनेजर्स हैं या जो सीईओज हैं या जो इस तरह की जॉब्स हैं जहां पर एचआर में जैसे कि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, पर्सनलाइजेशन, टच चाहिए, वो जॉब्स नहीं जा सकती। इस तरह से और भी आप एरिया में अमित ने बताया जैसा कि कहां पर खतरा हो सकता है, कहां पर एआई हावी हो सकता है, कहां पर ह्यूमन ब्रेन जो है वही हमेशा सर्वोपरि रहेगा। अब तो हमने एआई एंकर्स भी देख लिए हैं कई चैनल्स पे आप, और कई जगह पे प्लेटफॉर्म्स पर आप एआई एंकर्स देखते हैं। हमने भी ऐसा ही एक प्रयोग किया जी बिजनेस पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि जैसा अमित बता रहे थे कि कई जॉब्स जो जाएंगी जहां पर एआई का काम
जो एआई है वो ज़्यादा आसानी से काम कर लेगा, बहुत ही रिसोर्सफुल है, लेकिन जो नई जॉब आएंगी वो दूसरे एरिया में आ रही है, मतलब उन्हीं लोगों को वो जॉब नहीं मिल रही है। मैं आपसे सोने का ही समझना चाहती हूँ, या जो ये जो एआई जनरेटेड जॉब्स हैं वो तो कुछ ही लोगों को फायदा तो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एआई की समझना जरूरी है, आपको ऑटोमेशन आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया बीइंग एक बहुत बड़ी कंट्री, वहां पर आपको एआई की संभावनाएं कैसे दिखती हैं? तो किसी भी चीज को स्वाति ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। आप एक चीज मान के चलिए कि ये एआई का जो चेंज आ रहा है ये डेफिनेटली आ रहा है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। अब जब ये आ रहा है तो इसके रेपरकशंस जॉब्स पे हो रहे हैं। अब ये जो रेपरकशंस हो रहे हैं ये किस तरह के हो रहे हैं, जैसे आलोक ने बोला कि ये जो जॉब्स हैं वो एक रेपिटेटिव ऑपरेशनल जॉब्स पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब नई जॉब्स बनेंगी तो यही लोग जो अर्लियर जैसे पेरोल कर रहे थे या पॉलिसी क्वेरीज को आंसर कर रहे थे या एमआईएस कर रहे थे, क्या ये उस डेटा को लेके डिसीजन मेकिंग रूल्स कर सकते हैं? तो उन्होंने अपस्किलिंग की बात करी, दैट इज नंबर 1। क्या कंपनीज उन्हीं में से अपस्किलिंग देख सकती हैं? क्या उसी एरिया में इन देयर वेरी ओन फील्ड can these people be upskilled? The second is where an individual himself or herself or themselves can look at reinventing themselves. There is so much scope for new industry. अभी आप देखिए there is wind, renewable energy, जो कि आज से 15 साल पहले 20 साल पहले पॉसिबली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं थी, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं थी। बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिसमें न्यू जॉब्स आ रही हैं। तो क्या लोग अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं? आजकल लोग अपने फंक्शंस भी चेंज करते हैं। तो अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना, नई नई चीजें सीखना, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट रखना, ये एक इंडिविजुअल कर सकता है, नोइंग कि ये चेंज तो आ रहा है, इस चेंज को रोका नहीं जा सकता। और तीसरी चीज जहां पे एक रेज किया है अपस्किल करने का, मैं इस पॉइंट पर थोड़ा एलैबोरेट और करना चाहूंगी। आप कुछ और भी जरूरी मुद्दे उठा रही हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है कि ये जो अपस्किल का टाइम है किसी एक कर्मचारी के लिए या जो भी एक नए लोग वर्कफोर्स में ऐड होंगे, वो अपस्किल का टाइम कितना होना चाहिए? क्या इतनी जल्दी कोई स्किल ऐड किया जा सकता है? चर्चा इस पर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी हम बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया 360 डिग्री में आज हम खास चर्चा कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों के लिए बड़ा खतरा है? क्योंकि आईएमएफ की एक रिपोर्ट तो यही कहती है कि आने वाले समय में 60% कर्मचारी विकसित देशों के एआई की वजह से प्रभावित होंगे। तो जमाना के एआई नौकरी वाला है, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ अमित दुबे हैं, एआई एक्सपर्ट, और सोनिका आयरन हमारे साथ है, मैनेजिंग पार्टनर मार्चिंग शीप एचआर कंसल्टेंसी। अमित, अब ये बात बताइए कि ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अपस्किलिंग की लगातार बात हो रही है। तो एआई आगे, जब एआई का जमाना है और अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो आपको अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि शायद इस फील्ड में आगे जाना चाहें? स्वाति, सबसे पहले तो एआई यूज करना तुरंत सीखना होगा। जो लोग सोच के बैठे हैं कि नहीं हमें अभी क्यों लर्न करना है, जैसे कि हर प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, अभी एआई जनरेटेड म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, एआई जनरेटेड सिंगर्स भी हैं। तो जो भी इस प्रोफेशन में है वो खुद उसको यूज करना शुरू करें ताकि वो जल्दी से जल्दी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें। भाई एआई जो भी जनरेट करेगा उसमें डिफरेंशिएशन आपने ऐड करना होगा। वो डिफरेंशिएशन तभी आप कर पाएंगे जब आप जो एआई जनरेट कर रहा है वो करना सीख लेंगे। तो पहले तो वो सबको सीखना है। राइटिंग है जैसे, तो लोग बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या हर जगह उसको स्टोरी राइटिंग में यूज कर रहे हैं। आप जो एनिमेशन कर रहे हैं उसमें एआई बहुत यूज हो रहा है, ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो आपका स्पेशल टच है, जब तक आप वो नहीं क्रिएट कर लेंगे एक स्पेस, तब तक आपके लिए खतरा है। क्योंकि जो वो टूल कर रहा है वो तो कोई भी कर देगा, लेकिन वो टूल आपने सीखना होगा,
टूल से जो हो रहा है वो तो वहां तक तो आपने पहुंचना ही है, उसके बाद एक लेयर ऐड करनी होगी तो और मार्केट कॉम्पिटिटिव होगा। सबसे पहले तो एआई यूज करना सीख ले हर वो व्यक्ति। अब एआई जनरेटेड फूड बन रहा है तो शेफ के लिए खतरा है भाई, वो एआई जनरेटेड वो नई नई डिशेस क्रिएट करता है, परफ्यूम्स बन रहे हैं। तो हर वो प्रोफेशन जो पहले एक स्पेशलाइजेशन जब आप अचीव कर लेते हो तो आपकी एक सैलरी आ जाती थी कि भाई आप यूनिक तरह का वो आपके पास एक्सपर्टीज है, अब वो नहीं है। उसके ऊपर एक एआई तो एक लेवल तक आपको ले ही जाएगा ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट आप वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने एक लेवल और अप करना है, उसके लिए आपने स्किलिंग करनी है। तो सबसे पहले सीखिए। कुछ जॉब ऐसी हैं जो तुरंत खतरे में है, जो 2 साल 3 साल में चली जाएंगी। कुछ ऐसी हैं जो 5-7 साल का जिनके पास होराइजन है। कुछ ऐसी हैं जो 15-20 साल के बाद जाएंगी। अब जैसे ड्राइवर रिप्लेसमेंट है, वो तुरंत नहीं होने वाला है क्योंकि ड्राइवरलेस कार तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन इवेंचुअली होगा। आप यदि 15-20 साल बाद का होराइजन मान लें तो सारे यदि एक अच्छा सेगमेंट ड्राइवरलेस कार का आ जाता है वर्ल्ड वाइड, तो डेफिनेटली ड्राइवर्स के लिए भी खतरा है, लेकिन वो अभी तुरंत नहीं है। लेकिन कई सारे क्रिएटिव जो फील्ड थी जिनको अभी तक हम बड़ा तवज्जो देते थे, वो सारी खतरे में है इस वक्त। और जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। मेरे ख्याल से उनको सबसे पहले यही सीखना है और अपना डिफरेंशिएशन क्रिएट। बिल्कुल, जैसा बता रहे हैं अमित, जैसा बता रहे हैं कि तैयारी अभी से आपको शुरू करनी होगी। अगर आप देखते हैं अपना एक करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सोनिका कि कंपनीज को क्या तैयारी करनी होगी। ये जो एआई जनरेटेड जॉब्स हैं या जो ये बूम हम देख रहे हैं, उससे कीप अप करने के लिए कंपनीज को भी तो तैयार रहना है। देखिए, कंपनीज को दो लेवल्स पे बहुत जरूरी काम करना होगा। एक तो एआई सडनली तो नहीं आता है, इसकी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है। तो उसी के साथ साथ एक पीपल प्लानिंग भी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और जो नहीं कंटिन्यू करेंगे उनका क्या प्लान होगा, उनका सेपरेशन पैकेज क्या होगा, उनके लिए क्या कम्युनिकेशन होगा। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि सडनली किसी की जिंदगी बदल जाती है जब ले ऑफ होता है। तो एक तो वो कंपनीज को तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज है जो हमको मानना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे एआई भी ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। तो एआई में भी, मशीन लर्निंग में भी ह्यूमन बीइंग्स जो बनाते हैं उनके बायसेस और उनकी गलतियां आने के चांसेस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एल्गोरिदम या कोई एआई किसी एक डेटा सेट के बेसिस पे बना है और वो डेटा सेट ही स्क्यूड है, तो उसके आउटपुट भी स्क्यूड निकलेंगे। तो जैसे कि एक रिक्रूटमेंट टूल था जिसके अंदर ऐसा निकला कि वो सिर्फ एडवर्टिजमेंट्स हाई पेइंग जॉब्स के सिर्फ मेल्स को दिखा रहा था और फीमेल्स को नहीं दिखा रहा था। तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसको यूज करना बंद कर दिया। और एक और ऐसा था जिसके अंदर लैंग्वेज के इश्यूज थे, जहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जा रहे थे रेज्यूमेज में या जॉब डिस्क्रिप्शंस में विच वर स्क्यूड टुवर्ड्स मेल्स। तो ये भी हमको जो जिसको कहते हैं ना, कंपनीज को एआई गवर्नेंस मॉडल्स अपने कंपनीज में डालने होंगे जो एआई यूजेज को मॉनिटर करेगा, ऑडिट करेगा, उसके आउटकम्स को ऑडिट सोनिका, करेगा। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रेज की है। ये एक्चुअली एक रेगुलेशन का पार्ट हो जाता है। एक तो कंपनीज अपनी तरफ से इसको गवर्न करे, दूसरा क्या रेगुलेशन एआई का, इस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, क्योंकि आप एआई के नाम पर फिर कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। तो जैसे आपने कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं, वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ थोड़ा सा हमें इस पर भी लगाम तो लगानी पड़ेगी ही, और क्योंकि शायद इसकी एक टाइम पर जरूरत पड़े। हमने क्योंकि जो सवाल पूछा था अपने पोल में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, वो ये था कि क्या सच में एआई नौकरियों के लिए बड़ा खतरा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का जवाब क्या आया होगा। लगभग 76% लोगों ने हाँ बोला और ना में महज 25% लोगों का नाम सामने आया है, उनकी राय सामने आई है। और जो हमारे पास कमेंट्स भी है उसमें लगभग यही जो आंसर है वही लिखा गया था कि हाँ, एक बड़ी चुनौती होगी। तो आपको लगता है अमित, आने वाले समय में कमेंट दोनों चाहूंगी
अमित, आपको लगता है कि अब जरूरत आ गई, आपने कहा था कि अभी से बात होनी चाहिए, तो टेक्स्ट बुक में भी इसको अब प्रॉपरली शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हमें पैन इंडिया इसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो शहरों में सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा, आपको टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी एआई के प्रति लोगों को सजग करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये और जो जितनी जल्दी कर लेगा उसको बेनिफिट उतनी जल्दी मिलेगा। हमें इसके लिए वेट बिल्कुल नहीं करना है। जैसा मैंने कहा कि आपने यूज करना तो सीख ही लेना है तुरंत। मैं आज भी पूछता हूँ कि लोगों ने कि कितने एलएलएम मॉडल यूज किए हैं, तो उनको पता भी नहीं है कि ये होते क्या है। तो मेरे ख्याल से हम यदि छोड़ दिए तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे और गैप इतना ज्यादा बन जाएगा कि हमारे लिए शायद कोई अच्छी जॉब ही ना बचे। दूसरी बात, जो अर्ली स्टेज पर हम सिखा देंगे बच्चों को, क्योंकि जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली है। हर इंडस्ट्री एआई को अडेप्ट करना चाहेगी, पर उसके लिए प्रोग्रामर्स चाहिए, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट होना है उसके लिए लोग चाहिए। तो वो सारी जॉब्स तो क्रिएट होंगी और उसके बाद एआई 100% रिप्लेसमेंट नहीं करेगा किसी चीज का। तो जो भी जो टूल्स बनाए जाएंगे, एल्गोरिथम है, वो धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे। एआई डेटा के संग इवॉल्व होता है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो मेरे ख्याल से वो सारी जॉब्स जो नई वाली हैं उधर फोकस करते हुए अर्ली स्टेज पर बच्चों को एजुकेशन में इस चीज को डालना पड़ेगा। आपको हल्के फुल्के यूजेस भी डालने पड़ेंगे ताकि हम बिल्कुल ये ना सोचें कि एआई उनको हैंडीकैप करेगा। एआई उनको इक्विप करे और बेटर रिजल्ट्स देने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी जो वो कर रहे हैं उसमें एआई को कैसे इफेक्टिवली यूज करें। और रेगुलेशन, जैसा कि अभी बताया कि एथिकल यूज हमें सिखाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोग अनएथिकल यूज शुरू कर दें और उसके बाद जो सिचुएशन है वो हमारी अनसोशल हो जाए। ऐसा भी होना एक खतरनाक अंदेशा होगा। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन लेवल पे भी हम उसको एथिकल बना देंगे तो फिर ऐसे चांसेस कम हो जाएंगे। आपको जो भी फ्रेमवर्क है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस है या जो एथिकल फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उस पर काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़े उसके लिए सरकार को भी अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, कंपनीज को काम करना पड़ेगा कि इस फ्रेमवर्क को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार किया जाए। लोगों को अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को। अगर हम इस तरीके से देखें कि नौकरियां अगर इससे काफी खत्म हो रही है तो नई नौकरियां भी जुड़ेंगी, ये समझने की बात है। लेकिन वो जो गैप है खत्म होने से लेकर जुड़ने तक का, उसको हमें बहुत ही समझने की जरूरत है कि वो कितना समय लग सकता है। इस पर हमने चर्चा की हमारे दो खास एक्सपर्ट से। दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब इंडिया 360 डिग्री में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरें। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1172 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक आईपीओ के लिए 17 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे। आईपीओ के लिए कंपनी ने प्राइस बैंड 397 से 418 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 35 शेयरों का है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,630 रुपए लगाने होंगे। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसके जरिए कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा निवेशक करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं। इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कैपिटल फूड्स और फैब इंडिया के निवेशक वाले ऑर्गेनिक इंडिया को खरीदने वाली है। कैपिटल फूड्स प्रोडक्ट्स की बिक्री चिंग्स, सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड के तहत काम करती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि वो कैपिटल फूड में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी और ये सौदा 5,100 करोड़ रुपए की एक कैश डील होगी। ऑर्गेनिक इंडिया में भी 100% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और ये सौदा भी 1,900 करोड़ रुपए की कैश डील होगा। टाटा कंज्यूमर ने कहा कि डेट इश्यू के जरिए फंड जुटाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सरकारी नवरत्न कंपनी एनबीसीसी को बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर एनबीसीसी की सब्सिडियरी को असम में अस्पताल बनाने के लिए मिला है। एनबीसीसी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसकी फुली ओन्ड सब्सिडियरी एचएससीसी को असम में 100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 24 महीने में पूरा करना है। यह स्टॉक पिछले 6 महीने में पैसा डबल कर चुका है। दिसंबर महीने में देश का एक्सपोर्ट 1% की मामूली बढ़त के साथ $3,845 करोड़ रहा। आज जारी सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। हालांकि पिछले महीने इंपोर्ट 4.85% घटकर $5,825 करोड़ पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-2024 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल दिसंबर में एक्सपोर्ट 5.7% घटा है। इस अवधि में इंपोर्ट में 7.93% की गिरावट आई है। इसके अलावा देश का व्यापार घाटा दिसंबर में घटकर $1,980 करोड़ हो गया।
दिसंबर में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर में WPI 0.73% रही, जो इसके पहले यानी नवंबर में 0.26% रही थी। खाद्य पदार्थ खासकर सब्जियों और दालों की कीमतों में तेज उछाल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। हालांकि दिसंबर में थोक महंगाई दर जी बिजनेस के अनुमान 0.90% से कम है। पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 4 महीने के टॉप यानी 5.69% पर पहुंच गई थी। जावा मोटरसाइकिल ने अपनी नई क्लासिक बाइक जावा 350 लॉन्च कर दी है। ये जावा स्टैंडर्ड का अपडेटेड वर्जन है। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। 3 कलर ऑप्शन ब्लैक, मिस्टीक, ऑरेंज और मैरून के साथ मार्केट में से उतारा गया है। कंपनी ने नए मॉडल में जावा स्टैंडर्ड मॉडल में मिलने वाले 294 सीसी के इंजन की जगह 334 सीसी का पावरफुल इंजन दिया है। कंपनी ने जावा 350 बाइक को 2,15,000 रुपए के शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर पेश किया है। कंपनी बाइक के साथ 5 साल की वारंटी भी ऑफर कर रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2013 से 14 के बीच 29.17% थी, जो कि 2022 से 23 के बीच घटकर 11.28% हो गई। काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने लिथियम के लिए कैमियन के साथ करार किया है। आपको बताएं, ये देश का पहला लिथियम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन को लेकर करार है। इस करार के साथ लिथियम की 5 ब्लॉक को लेकर एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट पर काम कर सकेंगे। इस करार से देश को लिथियम एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी में फायदा मिलेगा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए। तरुण, आपसे समझना चाहेंगे इस करार के मायने। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि देश में पहली बार लिथियम को लेकर करार किया गया है। अर्जेंटीना में 5 माइंस के लिए करार किया गया और ये जो काबिल जो है वो सरकार की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। जो विदेश के अंदर जो करार है वो काबिल के थ्रू ही किया जाना था। इस वजह से काबिल ने ये करार किया है। कामिन करके कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन वो अर्जेंटीना में लिथियम के भंडार उसके पास है। उसके लिए ये करार को माइंस मिनिस्ट्री ने किया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, इस करार के बाद जो लिथियम की अवेलेबिलिटी देश में हो पाएगी, देश में सीधा इंपोर्ट हो पाएगा लिथियम का। और इसके साथ साथ माइंस मिनिस्ट्री ये भी सोच रही है कि जो हम यहाँ पे लिथियम मंगाएंगे उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करी जाए। हो सकता है बजट में इसका ऐलान हो, लेकिन एक देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिथियम को लेकर अर्जेंटीना में करार हो रहा है और लिथियम की जो अवेलेबिलिटी है वो देश में कैसे बढ़ाई जाए, इस पर सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे तरुण आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। और आइए बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी दिखी। निफ्टी सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया। सेंसेक्स पहली बार 73,400 के पार निकला। निफ्टी ने 22,100 के पार का आंकड़ा भी छुआ। अंत में सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। निफ्टी 202 अंक चढ़कर 22,100 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 760 अंक चढ़ा और 73,327 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 448 अंक उछलकर 48,158 के स्तर पर बंद हुआ। जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमैट डाका का एक बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद निवेशक डीमैट फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी कदम खुद ही उठा सकेंगे। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, जी बिजनेस का जो ऑपरेशन डीमैट डाका था, आज तक उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। जहां पर अगर आप देखें तो रेगुलेटर्स लगातार नए नियम लेकर आ रहे हैं। अब बड़ी नियम ये आ रहे हैं
कि जैसे आपका अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड खो जाता है, तब आपके पास विकल्प होता है कि आप बैंक को फ़ोन करके इसकी जानकारी दे दें और तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक करा दें। सिमिलरली अगर आप देखें तो जब हमने ऑपरेशन किया था तब इस मुद्दे को बड़ी ज़ोर से उठाया भी था कि काफ़ी सारे पीड़ित ऐसे थे जिनके अकाउंट में हैकिंग हो गई, लेकिन वो ब्रोकर को समझा नहीं पाए कि हैकिंग हो रही है। इनफैक्ट काफ़ी देर तक जब वो कस्टमर सर्विस केयर एग्जीक्यूटिव से बात भी कर रहे थे, तब उस दौरान भी उनके खाते में सौदे डाले जा रहे थे फर्जी वाले। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेगुलेटर्स ने एक्शन लिया और कहा है कि अब धीरे धीरे आपको सभी ब्रोकर्स में ये विकल्प मिलेगा। काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो किल स्विच के माध्यम से ऐसा विकल्प देते हैं कि जब चाहें तब आप अपनी ट्रेडिंग रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, टेम्परेरीली आपको यहाँ पर देखिए अपने अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं। अब 1 अप्रैल तक जो है एक्सचेंजेस इस चीज़ के रिगार्डिंग सभी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी करेंगे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से नए नियम लागू हो जाएंगे, जहां पर थोड़ी सी और क्लैरिटी आना बाकी है कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, कितनी देर में ब्रोकरेजेस को इसमें एक्शन लेना चाहिए और रीएक्टिवेशन की क्या प्रक्रिया होगी, इसके ऊपर थोड़े से डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन अच्छी बात है कि 1 जुलाई से 2024 से आपका डीमैट और ट्रेडिंग खाता और सुरक्षित हो जाएगा। और इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।